हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये ऑक्सो प्रोसेस क्या होता है। ऑक्सो प्रोसेस में एल्कीन्स को जो है रिएक्शन ओलिफिन्स, बेसिकली हम लोग पेट्रोकेमिकल में ओलिफिन्स बोलते हैं एल्कीन को। तो ओलिफिन्स को या एल्कीन्स को हम लोग रिएक्ट कराते हैं सिंथेसिस गैस से। तो उससे सबसे पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर हम लोग उसके हाइड्रोजनेशन करते हैं एल्कीन का। तो हाइड्रोजनेशन करते हैं, जो हमारा एल्डिहाइड मिला हुआ है तो हमें एल्कोहल मिलता है। तो बेसिकली ऑक्सो प्रोसेस जो है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है फ्रॉम विच मटेरियल्स, फ्रॉम द एल्कीन्स। तो इसमें बेसिकली जैसे अगर हम देखें प्रोपिलीन, जो देखें एक एल्कीन है, तो प्रोपिलीन का फार्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपकी एक ओलिफिन एल्कीन। अब इसमें हम किससे रिएक्शन कराते हैं, सिंथेसिस गैस से, CO प्लस H2। जो CO प्लस H2 है ये इस तरह का फॉर्मेशन करता है, CH और CHO। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक कार्बन पे जाके CHO अटैच्ड हो जाता है और एक कार्बन पे हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हम लोग अटैच कर देंगे तो CH3 CH2 फिर CH2 और इसके साथ अटैच हो गया आपका CHO। फिर बाद में जब हम लोग इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा और एक H OH के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 ये था, फिर CH2 एक H आया, फिर OH, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल मिल गया। तो इस ऑक्सो प्रोसेस की खासियत और है कि ये एक कार्बन बढ़ा देता है। जो यहाँ पे कार्बन कितने थे, 3 कार्बन्स कंपाउंड था, और यहाँ पे जो हमें एल्कोहल मिलेगा वो कितने कार्बन, उसमें 1 2 3 4 कार्बन है। तो ये ऑक्सो प्रोसेस जो है ओलिफिन से या एल्कीन से हमें एल्डिहाइड और एल्कोहल बनाने में यूज़ किया जाता है, और इसमें कैटलिस्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो 2-3 टाइप के कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, एक जैसे कोबाल्ट CO8 एक कैटलिस्ट है, एक कोबाल्ट नेफ्थेनेट कैटलिस्ट है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे कोबाल्ट नेफ्थेनेट कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, वही कैटलिस्ट यूज़ होता है इन ब्यूटेनॉल जो है ये एल्कोहल बनाने में। कहाँ से, एल्कीन से। तो ये देखिए बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस है, कैटलिटिक कन्वर्जन करता है एल्कीन्स को एल्डिहाइड में। और किससे रिएक्शन होती है, आपकी सिंथेसिस गैस से होती है। सिंथेसिस गैस हमने देखा है कि कहाँ से बनती है, हम लोग नेचुरल गैस या हाइड्रोकार्बन के या तो पार्शियल ऑक्सीडेशन से या स्टीम रिफॉर्मिंग से सिंथेसिस गैस बना लेते हैं। इसको जो ऑक्सो प्रोसेस है उसको हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी प्रोसेस कहते हैं। तो एग्ज़ाम में या तो ऑक्सो के नाम से आ सकता है या हाइड्रोफॉर्माइलेशन के नाम से भी आ सकता है। और इसमें क्या होता है, CHO जो है और हाइड्रोजन ऐड होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं। एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, एक कार्बन के साथ CHO ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड पहले प्रोड्यूस करते हैं, उसमें एल्डिहाइड में एक कार्बन, जो कार्बन टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन थे आपके कंपाउंड में, उसमें कार्बन इंक्रीज़ कर जाता है। फिर एल्डिहाइड को हम लोग फर्दर अगर रिएक्शन कराएं, किससे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराएं। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एडिशन रिएक्शन होगी, तो एडिशन होगी तो फिर वहाँ पे हमको एल्कोहल मिल जाता है। अब इसमें जो एल्कीन्स टर्मिनल एल्कीन है, इसका मतलब कि जिन एल्कीन्स में एक लास्ट कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड है वहाँ पे। एल्कीन्स अगर मान लीजिए ये 3 कार्बन के 4 कार्बन के एल्कीन अगर देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 1 2 3 4। तो ये देखिए अभी ये टर्मिनल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन नहीं है।
एल्कीन तो है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो लास्ट कार्बन से नहीं है, ये डबल बॉन्ड बीच में है, तो इसलिए टर्मिनल एल्कीन नहीं है। तो जो टर्मिनल एल्कीन होती हैं, ये टर्मिनल ओलेफिन बोल दीजिए, वो होती हैं, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो इसमें इस प्रोसेस से जो हमको मिलता है, जो नॉर्मल ब्यूटेनॉल और आइसोब्यूटेनॉल, नॉर्मल मतलब लीनियर ब्यूटेनॉल जिसमें ब्रांचिंग नहीं हो, तो वो दोनों प्रोडक्ट हम लोग को मिलते हैं अगर हम लोग प्रोपिलीन एज ए रिएक्टेंट ले रहे हैं हाइड्रोफॉर्मेशन रिएक्टर में। और क्योंकि एन ब्यूटेनॉल जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है, तो मार्केट में डिमांड एन ब्यूटेनॉल की ज़्यादा है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि एन ब्यूटेनॉल अगर बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो कैटलिस्ट का सिलेक्शन उसी के हिसाब से किया जाता है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे एन ब्यूटेनॉल बना रहे हैं ऑक्सो प्रोसेस से, तो वो जो एन ब्यूटेनॉल है वो किस जगह यूज़ होगा। तो एन ब्यूटेनॉल या कोई भी अल्कोहल, ऑक्सो अल्कोहल जो होता है, उसको हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं जो यूज़ होते हैं प्लास्टिसाइजर्स में, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, सॉल्वेंट के लिए यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट के रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं। अब इसका प्रोसेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसकी ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में जान लें कि जो रिएक्शंस होंगी ऑक्सो प्रोसेस में, हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन में, तो वो उनकी कंडीशंस क्या है। तो एक्चुअली ये जो रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन बहुत हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती हैं। तो टेम्परेचर तो बहुत नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मींस 100 to 200 के बीच में रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो प्रेशर होता है वो बहुत हायर प्रेशर पे होता है। तो 250 to 300 ATM या 400 ATM प्रेशर रेंज इस रिएक्शंस के लिए दी जाती हैं। तो टेम्परेचर हो गया 100 to 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और प्रेशर हो गया 200 to 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एक्चुअली ये हम लोग ये पैरामीटर्स जानने से ही होगा कि प्रोसेस में कैसे हमें इक्विपमेंट यूज़ करने होंगे, वो हेल्प करता है प्रोसेस पैरामीटर की नॉलेज। रिएक्टर कैसा यूज़ करते हैं हम लोग, तो पैक्ड बेड रिएक्टर होते हैं। तो रिएक्टर पैक्ड बेड का क्या मतलब हुआ, एक जैसे ये रिएक्टर है आपका, ये एक रिएक्टर है, तो उसमें यहाँ पे बीच में रिएक्टर में कहीं सपोर्ट दे देते हैं। सपोर्ट, ये जाली, मान लीजिए कि प्लेट लगा दिया आपने जिसमें जाली बनी हुई है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो रिएक्टेंट आएगा वो पास हो जाएगा। इसी तरह एक ऊपर ऐसी एक जाली लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं, ट्रे लगा देते हैं, ट्रे बोलिए। उसके बाद ये इसके बीच में जो है ना, हम लोग पैकिंग कर देते हैं किसकी, कैटलिस्ट की। अगर सॉलिड स्टेट में है कैटलिस्ट तो कैटलिस्ट की पैकिंग। तो ये जो है पैक्ड बेड रिएक्टर होता है। जो रिएक्शन होती है किस में होती है, पैक्ड बेड रिएक्टर में होती है। और जो क्योंकि दो रिएक्शन हो रही हैं इस पूरे प्रोसेस में, ऑक्सो अल्कोहल बनाने में या ब्यूटेनॉल बनाने में, पहले रिएक्शन होगी हाइड्रोफॉर्मुलेशन, जो सिंथेसिस गैस से एल्कीन की रिएक्शन होगी, फिर वहाँ पे एल्डिहाइड बनेगा। और जो दूसरी रिएक्शन हो रही है वो क्या रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन हो रही है आपकी हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो आपका एल्डिहाइड बना है उसमें हाइड्रोजन ऐड होके वो एल्कोहल बन जाता है। तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में यूजुअली जो है कैटलिस्ट हम लोग निकल यूज़ करते हैं। और जो ऑपरेटिंग कंडीशंस होगी इन कंपैरिजन टू ऑक्सो जो रिएक्टर है या हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्टर है, उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली कम प्रेशर पे, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और टेम्परेचर भी 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अब हम लोग प्रोसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं जो ऑक्सो अल्कोहल है या ब्यूटेनॉल है। तो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है, ये तो शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन अल्कोहल दोनों भी हम लोग इस प्रोसेस से बना सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट। तो ये फ्लो शीट है, आई होप आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। अब क्योंकि
ये रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर पे होती है, तो बहुत हाई प्रेशर पे होती है, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कंप्रेस करना पड़ेगा। किनको? रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट हमारे क्या है? एक सिंथेसिस गैस है, तो CO+H2 है सिंथेसिस गैस। इसको 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कंप्रेस करेंगे। तो ये हम कंप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्रेशर चाहिए। तो हमने कंप्रेसर से इसको कंप्रेस कर लिया। उसी तरह क्या रिएक्टेंट हमारा क्या है? प्रोपिलीन है। प्रोपीन भी कहीं लिखा हुआ सकता है, प्रोपिलीन भी हो सकता है। प्रोपीन जो है IUPAC नाम है, प्रोपिलीन इसका कॉमन नाम है, कॉमन नेम है। तो प्रोपिलीन को भी हमको कंप्रेस करना पड़ेगा। इन दोनों को सेपरेटली कंप्रेस करते हैं। प्रोपिलीन को कंप्रेस जब करेंगे 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के आसपास, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम रिएक्टेंट हमारे प्रिपेयर हो गए, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? रिएक्ट कराना उनको होता है। तो दोनों को, और कैटलिस्ट भी हम लोग स्ट्रीम में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड सिंथेसिस गैस की स्ट्रीम है, जो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं? कोबाल्ट नेफ्थनेट। कोबाल्ट नेफ्थनेट को इसमें मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसको ले जाते हैं किसमें? हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्टर में, जहाँ पे हाइड्रोफॉर्मेलेशन या ऑक्सो रिएक्शन होनी है। ये पैक्ड रिएक्टर है, हमने इसको पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पे कैटलिस्ट कितना यूज़ करेंगे? तो कैटलिस्ट जो है ना 1% बाय वेट, अगर पूरा कंपोजिशन निकालें, पूरा वेट कैलकुलेट करें, अगर 100 ग्राम वेट उसका है, तो 1% के आसपास जो कोबाल्ट है, आपका कोबाल्ट का वेट 1% के आसपास रहना चाहिए बाय वेट। तो कोबाल्ट ले लीजिए। अब जो है इसमें रिएक्शन होगी, प्रोपिलीन जो है आपका, वो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। और फिर हम लोग जो है यहाँ पे प्रोपिलीन है अपना रिएक्टेंट, और आपका है कार्बन मोनो ये सिंथेसिस गैस। तो प्रोपिलीन को हम लोग जो लेंगे, वो लेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट आप लोग जानते हैं कि जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, कम अमाउंट में हो, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उससे कम अमाउंट में हो, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अपना प्रोपिलीन होता है, रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड बनेगा, और ये आपकी कार्बन मोनो ये सिंथेसिस गैस बच जाएगी। अब जब रिएक्शन होने के बाद, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो सारे प्रोडक्ट्स को, ये लिक्विड आपका, ये प्रोपिलीन लिक्विड फॉर्म में था, तो प्रोडक्ट जो बनता है हम लोग का लिक्विड फॉर्म में बनता है, एल्डिहाइड जो होगा लिक्विड फॉर्म में होगा। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट जाएगा इसमें कुछ गैसेस भी होंगी, सिंथेसिस गैस थी, और आपका ये लिक्विड प्रोडक्ट था। इसको हम लोग, ये कंडेंसर है, पार्शियल कंडेंसर है, तो इसको हम लोग कूल कर लेते हैं। कूल कर लेंगे तो कुछ जो है ना प्रोडक्ट लिक्विड में रहेगा, कुछ गैसेस में रहेगा। उसके बाद उसको हम ले जाएंगे सेपरेट, ये फेज सेपरेटर में। फेज सेपरेटर क्या होता है? जो फेजेस में सेपरेट करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये गैसियस फेज और लिक्विड फेज में अपना ये प्रोडक्ट आ रहा था यहाँ से, तो ये सेपरेट कर देगा 2 फेजेस में, एक लिक्विड में, एक गैस में। हमारा प्रोडक्ट जो था, एल्डिहाइड जो था, वो लिक्विड में था, और जो हमारा सिंथेसिस गैस थी वो गैस फॉर्म में थी। तो सिंथेसिस गैस होगी, तो क्योंकि वो रिएक्टेंट है, तो उसको हम लोग रिसाइकिल कर लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रेशर 258 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब यहाँ पर रिएक्शन के बाद उसका प्रेशर कुछ लॉस होता है, तो उसको फिर हम लोग को उसी प्रेशर पे लाना पड़ता है, 250 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एक कंप्रेशर लगा देंगे कम कैपेसिटी का, जो इसको जो है, जो प्रेशर थोड़ा बहुत लॉस हुआ था उतना कंप्रेस करके फिर रिसाइकिल कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड जो प्रोडक्ट था अपना। अब लिक्विड प्रोडक्ट है, वो क्या क्या कंटेन कर रहा है? ये कुछ अमाउंट में जो अपना कोबाल्ट है, कोबाल्ट कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, वो डिज़ोल्व हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो डिज़ोल्व हो जाता है इसमें। तो एक चैलेंज हमारे पास आया कि जो कोबाल्ट कैटलिस्ट है उसको हमें रिकवर करना है, क्योंकि इसमें डिज़ोल्व होता जाएगा और फिर हम लोग प्रोडक्ट में लेते जाएंगे, तो फिर कैटलिस्ट बार बार हमें इसमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा रिएक्टर के लिए। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कॉस्टली प्रोसेस है। तो हम लोग
कैटलिस्ट एक निकालना एक हमारे लिए एक चैलेंज ये हुआ। और दूसरा चैलेंज जो मेन है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका मतलब हीट जनरेट हो रही है रिएक्शन में, हीट जनरेट हो रही, तो हमें हीट को जो है कंट्रोल करना है। हीट कंट्रोल करना मतलब रिएक्शन टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अब रिएक्शन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या तो हम रिएक्टर को बाहर से कूलिंग जैकेट लगाएं, उसमें हम लोग कोल्ड वाटर फ्लो करें, वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी हमारे पास। तो दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये लिक्विड है, ये पहले ऑलरेडी हमने पार्शियल कंडेंसर से उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है और कूल हो गया है वो, तो हम लोग लिक्विड को जो है रिसाइकल कर देंगे। तो हम लोग लिक्विड को रिसाइकल कर देंगे, तो जो जिससे ये लिक्विड आएगा इसका टेम्परेचर कम है, तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेगा। रिएक्शन टेम्परेचर, रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा। तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा था जिसमें आपका एल्डिहाइड है और कोबाल्ट जो है डिज़ोल्व फॉर्म में है, तो उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। एक पार्ट को हमने इसमें रिएक्टर में फीड के साथ प्रोपलीन के साथ मिक्स करके भेज दिया। किस लिए भेजा? वो भेजने का पर्पज़ है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो जाए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट ना हो, अदरवाइज़ फिर प्रॉब्लम होगी। और फिर दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको फिर हम लोग, पहले तो हमारा चैलेंज ये था कि जो कैटलिस्ट है उसको रीजनरेट करना है, उसको कैटलिस्ट को रिकवर करना है। तो कैटलिस्ट को पहले हमारा एक पर्पज़ है कि रिकवर करना, फिर प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। और जब कैटलिस्ट हम लोग सॉल्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, तो सॉल्ट फॉर्म में अगर हम लोग को कैटलिस्ट मिल जाएगा तो फिर हम लोग कैटलिस्ट फिर से यूज़ कर सकते हैं अपने रिएक्टर में। तो हम लोग जो फीड हमारी यहाँ से ये प्रोडक्ट स्ट्रीम निकली लिक्विड फॉर्म में, उसको हम ले जाएंगे किस में, डीकेटलाइजेशन यूनिट में। एक ऐसी यूनिट है, एक रिएक्टर है, पैक्ड बेड रिएक्टर वो भी होता है। तो वो पैक्ड बेड है, तो हम लोग पैकिंग को शो करने के लिए ऐसे शो कर सकते हैं, क्रॉस में यहाँ के तक की पैकिंग है। अब हम लोग डीकेटलाइजेशन यूनिट में ले गए किसको, जो लिक्विड फीड है उसको। अब यहाँ पे हम लोग स्टीम डालते हैं। स्टीम डालते हैं इसलिए क्योंकि जो है इसको वेपराइज कर देंगे हम लोग, जो अपना एल्डिहाइड है, और फिर जो है इस कैटलिस्ट को हम लोग एक कैरियर फेस प्रोवाइड करके कैटलिस्ट को यहाँ से रिकवर कर लेंगे। तो इसलिए हम लोग स्टीम प्रोवाइड करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि स्टीम का जो है टेम्परेचर क्या रहता है और प्रेशर क्या रहता है। तो जो स्टीम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की स्टीम रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कोबाल्ट जो है, जो डिज़ोल्व है, वो एक पोरस मटेरियल में ट्रांसफ़र हो जाता है और कोबाल्ट ऑक्साइड बना लेता है। अब कोबाल्ट ऑक्साइड को हम लोग रिकवर कर लेंगे, क्योंकि कोबाल्ट नेफ्थनेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग कैटलिस्ट, तो डायरेक्टली इसको हम लोग यहाँ रिएक्टर में नहीं यूज़ कर पाएंगे। उसके लिए हमको जो कोबाल्ट ऑक्साइड हम लोगों ने रिकवर किया उसको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। तो रीजनरेट करने के लिए हम लोग इसको ट्रीट करते हैं एसिड के साथ। जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो अपना जो है कोबाल्ट नेफ्थनेट रिकवर हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। फिर हम लोग उसको जो है ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्टर जो है ना उसमें यूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर अब क्योंकि हमने रिकवर कर लिया इसमें से कैटलिस्ट, अब सिर्फ हमारे पास क्या बची, एल्डिहाइड बनी थी जो, वो बची। अब हमारा पर्पस क्या है कि हमारा पर्पस है उसको अल्कोहल बनाना, क्योंकि अल्कोहल हमारा एंड प्रोडक्ट है। तो जो ये वेपर फीड है वो उसको हम लोग भेजेंगे कहाँ पे, हाइड्रोजनेशन रिएक्टर में, एक ऐसे रिएक्टर में जहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा। तो एल्डिहाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। वो रिएक्शन हमने देखी थी कि जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन करेगा अल्कोहल से, तो एक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा और OH जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन पहले था, एक हाइड्रोजन वहाँ पे जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन रिएक्टर में क्या होता है, ये भी एक पैक्ड बेड रिएक्टर होता है जो पहला जैसे था।
वैसे पैक्ड बेड रिएक्टर है। इसमें कैटलिस्ट जो है रखे होते हैं। तो जो भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती हैं यूजुअली निकल जो है कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट बेड फॉर्म में बना दिया जाता है उसमें। और हाइड्रोजन यूज़ होनी है तो हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है, किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पे हाइड्रोजन को यूज़ करते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन पूरी होती है 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें एक जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, उसमें कई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जब हो रही है तो नॉर्मल लीनियर जो कंपाउंड है वो भी बन सकते हैं, आइसो जो कंपाउंड है वो भी बन सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट है वो ब्यूटेनॉल है, नॉर्मल ब्यूटेनॉल जो लीनियर ब्यूटेनॉल है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो कई प्रोडक्ट्स बने हैं उनको हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेशन जो लास्ट स्टेप, एक सेपरेशन होता है, पहले सबसे पहले स्टेप हमारा वैसे यूजुअली क्या होता है प्रोसेस में, रॉ मटेरियल को प्रिपेयर करना, रिएक्ट कराना, उसके बाद क्या है सेपरेट करना। तो हम लोग इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम लोग यूजुअली जब क्या है एक ही फेज़ में होते हैं, जैसे लिक्विड है और कई सारे कंपोनेंट है उसमें, तो अगर और उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो हम लोग डिस्टिलेशन यूनिट यूज़ करते हैं। बेसिकली डिस्टिलेशन अवॉइड करते हैं डिस्टिलेशन यूनिट यूज़ करना, जहाँ तक अगर डिस्टिलेशन यूनिट हमें ना यूज़ करना पड़े और हम जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर लें तो वो बहुत बेहतर है। क्योंकि डिस्टिलेशन यूनिट जो है ना एनर्जी इंटेंसिव यूनिट है, आपको इसमें एनर्जी बहुत प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसलिए फिर हम लोग इसको ले जाते हैं कहाँ पे, डिस्टिलेशन यूनिट में। अब इसमें एक डिस्टिलेशन यूनिट नहीं, सीरीज़ ऑफ डिस्टिलेशन यूनिट हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। कई सारे डिस्टिलेशन यूनिट यूज़ करेंगे तो डिस्टिलेशन यूनिट में क्या होगा, इसमें एक ही डिस्टिलेशन यूनिट सिर्फ दिखाया गया है, लेकिन उससे कई डिस्टिलेशन यूनिट सीरीज़ में लगे होते हैं। तो उसमें आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइट प्रोडक्ट्स जो होंगे वो ऊपर से सेपरेट हो जाएंगे, जो अपना मेजर प्रोडक्ट है वो मिडिल स्ट्रीम से सेपरेट हो जाएगा, जो जैसे ब्यूटेनॉल है आपका ब्यूटेनॉल, और जो हैवी एंड्स होते हैं वो नीचे से जो एकदम बॉटम होता है डिस्टिलेशन यूनिट का जो बॉटम प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंडेंसर, पार्शियल कंडेंसर लगा होता है। तो पार्शियल कंडेंसर की हेल्प से जो है ना उसको लिक्विड में लिक्विड में रहता ही है। अगर कुछ वेपर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग हीट करते हैं क्योंकि उनकी सेपरेशन किस बेसिस पे होता है डिस्टिलेशन में, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से या रिलेटिव वोलेटिलिटी जो है, तो उसके लिए हीट करते हैं तो बीच बीच से, क्योंकि जो सबसे लाइटर कंपोनेंट होगा सबसे पहले वो जो है वेपराइज होगा, उसके बाद उसको कूल करके हम लोग ऊपर से प्रोडक्ट ले लेते हैं। फिर जो मिडिल, जिनका बॉइलिंग पॉइंट ना तो बहुत कम है ना तो बहुत ज़्यादा है, बीच के प्रोडक्ट हैं, तो उनको हम मिडिल स्ट्रीम से जो है ना कूल करके ट्रे से यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो हैवी प्रोडक्ट होते हैं वो बॉटम से हम लोग उनको हैवी प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है किसका, ऑक्सो अल्कोहल बनाने का। एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है कि ऑक्सो अल्कोहल बनाने का क्या प्रोसेस है वो आप एक्सप्लेन करिए, या ब्यूटेनॉल नाम दे सकता है तो ब्यूटेनॉल नाम देगा। तो ब्यूटेनॉल जो है प्रोपिलीन, कार्बन 3 होते हैं और ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या करता है, कार्बन बढ़ा देता है। तो हम लोग प्रोपिलीन एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। और जस्ट एग्ज़ाम में अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं पूछता है, वो सिर्फ पूछता है कि ऑक्सो अल्कोहल बनाने का क्या प्रोसेस है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोपिलीन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग जस्ट क्या लिख देंगे, ओलिफिन लिखेंगे। जब वो हमसे स्पेसिफिक पूछेगा कि ब्यूटेनॉल बनाना है तो उससे कम ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन है तो उससे कम कार्बन की ओलिफिन लेंगे, प्रोपिलीन लेंगे। अगर वो जस्ट वो कहता है कि आपको एक ऑक्सो अल्कोहल बनाना है, इसका मतलब जस्ट अल्कोहल बनाना है आपको, तो हम लोग यहाँ स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा है वो हमसे, तो हम लोग स्पेसिफिक नहीं, हम लोग जस्ट यहाँ लिखेंगे ओलिफिन्स। तो ओलिफिन्स लेंगे और फिर हम लोग बना देंगे ओलिफिन से अल्कोहल। सारा प्रोसेस सेम रहेगा।
पहले एल्डिहाइड बनेगी, फिर हम लोग फेस सेपरेट करेंगे, फिर हम लोग कैटलिस्ट रीजनरेशन, क्योंकि कैटलिस्ट अगर रीजनरेट नहीं करेंगे तो फिर कैटलिस्ट हमें बार बार इनपुट करना पड़ेगा, वो कॉस्ट हमारी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कैटलिस्ट को रिकवर करते हैं, फिर हाइड्रोजनेशन करना ही पड़ेगा एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर हमें फिर सेपरेशन करना पड़ेगा। डिस्टिलेशन कॉलम में हम लोग सेपरेट करते हैं, मल्टीपल डिस्टिलेशन यूनिट्स यूज़ करते हैं। रिएक्शन मेजर क्या है वो हमने देखा था, जैसे CS ये थी आपकी प्रोपीन है, प्रोपीन में एक जगह CHO ऐड होगा, एक जगह हाइड्रोजन ऐड होता है, तो एक लीनियर कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH2 CHO, और एक आइसो कंपाउंड भी बनता है। रिएक्शन हम लोग कहाँ देख रहे थे अभी, और देख लेते हैं। जैसे अपने पास क्या है, प्रोपीन है नॉर्मल, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या जोड़ना, CHO और हाइड्रोजन ऐड होना है, तो भाई CHO यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, CHO यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। इसी तरह हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो सकता है, इस कार्बन से अटैच हो सकता है। तो हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज़ देख लेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बार CHO, एक बार हाइड्रोजन जो है ना हम लोग इस पे ऐड करेंगे, तो क्या बनेगा हमारा CH3, एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो CH2, और फिर ये क्या था CH2 था, और फिर इसके साथ ऐड हो जाएगा CHO, ये एल्डिहाइड बन गया। दूसरा क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन इस कार्बन से ना जुड़ के इस कार्बन से जुड़े, तो CH3 आपका ये है, इस अब यहाँ कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, आपका एल्डिहाइड जुड़ेगा CHO, और क्या है, इसी कार्बन के साथ अपना ये CH3 ग्रुप है, तो CH3, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम लोग CH3 ये किससे जुड़े हैं, CS से, और ये CHO जुड़ा हुआ है। तो इसको इस तरह फर्दर अगर लिखना चाहें तो CH3 का होल ट्वाइस CHO। तो बेसिकली ये क्या है, नॉर्मल एल्डिहाइड है, लीनियर एल्डिहाइड है, ये आइसो कंपाउंड है। तो दोनों की 50-50% पॉसिबिलिटी होती है ये बनने की। उसके बाद हम लोग एल्डिहाइड उससे रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो CH2 हो जाता है, फिर हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा तो OH हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा CH2 और आपका CH2OH। तो हम लोग अल्कोहल ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बेसिकली दोनों जो मेजर रिएक्शंस हैं हमारी, हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन है और फिर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। ये एक पूरा प्रोसेस है क्या करने के लिए, ऑक्सो अल्कोहल या ब्यूटेनॉल बनाने का प्रोसेस है। इस तरह जो है ये हमारी यूनिट जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम लोगों ने सिंथेसिस गैस का जनरेशन पढ़ लिया। दोनों मेथड्स जो थे, पार्शियल ऑक्सीडेशन और स्टीम रिफॉर्मिंग, वो पढ़ ली। उसके बाद हमने मेंथॉल जो प्रोसेस था उसका प्रोडक्शन का वो पढ़ लिया, ऑक्सो अल्कोहल पढ़ लिया। तो ये यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग इसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए। नोट्स बाकी मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ, उसको पढ़ के आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें अपने तो बेहतर है। अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी चीज़ें हम लोग बराबर डिस्कस करते रहेंगे संडे में लाइव क्लास में।